इम्बिप्शन के प्रोसेस में प्रोसेस जो होगा एड्सॉर्प्शन के साथ एफिशिएंसी होनी चाहिए। बट एब्जॉर्प्शन दिया है, एब्जॉर्बेंट दिया है या एड्सॉर्बेंट दिया है, ये ध्यान में रखना। एड्सॉर्बेंट चाहिए हमें एड्सॉर्प्शन के लिए। एंड देन कैपिलरी एक्शन एंड डिफ्यूजन, इन दोनों को आप एक साथ में पूरी प्रोसेस को कह सकते हो कि यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है। क्लियर? मतलब जो भी लिक्विड होगा वो एब्जॉर्ब हो, लेकिन प्रोसेस क्या है? एड्सॉर्प्शन, देन कैपिलरी एक्शन और डिफ्यूजन, देन फाइनली उसके अंदर वाटर रहेगा। तो प्रोटीनेशियस सीड्स स्वेल्स मोर ऑन इम्बिप्शन देन स्टार्ची सीड्स। कुछ पैरामीटर याद रखना है। इम्बिप्शन प्रेशर की अगर हम बात करें तो इम्बिप्शन प्रेशर में हम किससे रिलेट कर सकते हैं इसको? वाटर अंदर आ रहा है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ इम्बिबेंट ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यूरिंग इम्बिप्शन। तो अंदर जो है वॉल्यूम बढ़ेगा ही हमेशा, और यहाँ पे कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका अंदर की साइड में डिफ्यूजन प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होना ही चाहिए, मतलब इतना ड्राई होगा तभी वो इम्बिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी। अदरवाइज वहां पे दोनों साइड से डिफ्यूजन प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर है? तो इम्बिप्शन प्रेशर अगेन डीपीडी इज इक्वल टू आईपी माइनस टीपी हो गया। ठीक, अब वाटर पोटेंशियल पे बैक चलें तो वाटर पोटेंशियल में हमें टर्म्स याद रखना है, यूनिट याद रखना है, किसका जीरो है, किसका हायर है, किसका नेगेटिव होगा, ये सब पैरामीटर याद। किस किस पे डिपेंडेंट है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल पे। सॉलिड पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक ही बात। फॉर ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। एक सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है कि इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि वहां पे आप अभी ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करके वहां पे प्रेशर पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर, उसको हम क्या ले लेंगे? जीरो ले। टर्जिडिटी वाली कंडीशन होगी प्रेशर फॉर्मूला, प्रेशर पोटेंशियल संभावना भी होगा। प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे वर्क करेगा तभी वो कर रहा है, बस जो फ्लो कर रहा है, जो डिफ्यूज हो रहा है, दैट इज वाटर। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल? सॉल्व किया तो फटाफट चलो बताओ। ए बी सी। पोटेंशियल सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सॉल्यूट, लोअर वाटर पोटेंशियल किसमें होगा? बी में। ठीक है, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल ए में। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर? ऑस्मोसिस ए टू बी, ए टू बी। वाटर किधर जाता है? उधर से कम की तरफ। विच सॉल्यूशन हैज अ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल? जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है उसमें सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लियर? नहीं, सॉल्यूट जहाँ ज्यादा होगा वहां सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, और निगेटिव -8 इज स्मॉलर, स्मॉलर होता है -6 से या 4 से। आप जैसे जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करो तो हायर सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब मोर पॉजिटिव साइड में वैल्यू। क्लियर? ये ध्यान में देना। विच सॉल्यूशन हैज अ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल? जितना कम निगेटिव वैल्यू होगा उतना हायर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा ना, समझ रहे हो? हायर पूछ लिया, निगेटिव वैल्यू के साथ नहीं पूछा। हायर, हायर कौन सी वैल्यू? ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज -3, सॉलिड पोटेंशियल हायर है, लेकिन आप जब रीडिंग पे देखोगे तो पॉजिटिव के और निगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो -2 और +2 की आप बात करोगे तो कौन सा हायर है? +2। नंबर नहीं दिया है ना, लेकिन हायर तो पूछ रहा है। चलो डिजिट नहीं दिया है तो तुम अभी यही रखो कि जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूट पोटेंशियल बी में हाई हो। क्लियर? एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल? इक्विलिब्रियम में इक्वल होगा, लोअर की बात नहीं हुई। इफ वन चैम्बर हैज साई इज इक्वल टू -200 पास्कल, मतलब वाटर पोटेंशियल दे दिया, एंड अदर इज -100। चलो यहाँ तो वैल्यू दिया है, तो कौन सा लो है कौन सा हाई है? -1000 हायर है, ठीक है, -2000 लोअर है। विच इज द चैम्बर दैट हैज हायर
वाटर पोटेंशियल -1000 वाला हायर पोटेंशियल. What will be the direction of the movement of water when two solutions with psi W is equal to 0.2 and 0.1 megapascal are separated by a selectively permeable membrane? 0.2 से 0.1. ठीक है. अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का, तो हमने सेलेक्ट कर लिया. सेमी परमेबल इसको बना रखा है, सिर्फ वाटर की परमेबिलिटी को शो कर रहा है, सुपर सॉल्यूशन को नहीं आने. क्लियर. तो ये कैसा हो गया, एक नेचुरली एक एग शेल की जो मेम्ब्रेन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर जा रही है, जो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रही है. तो उसके लिए हमें पहले उसका जो कैल्शियम का शेल है उसको डिजनरेट करना पड़ेगा. कौन सा एसिड था? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. HCl से उसको डिजनरेट कर लिया जाएगा. पोटेशियम कार्बोनेट का जो सेल है वो डिजनरेट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. नाउ जो मेम्ब्रेन उससे अटैच है, मेम्ब्रेन रिलीज हो जाएगी. और पहले आप पोर करके उसके अंदर का योग कंटेंट वो सब रिमूव कर, हाँ रिमूव कर लो. क्लियर है बच्चा? उस सिस्टम को आप जब सुपर सॉल्यूशन में यूज कर रहे हो तो वो वहां पे फिनोमेना को शो कर रहा है, जिसमें आपको दिख रही है, जिसमें वाटर का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है. ठीक है. सुक्रोज का सॉल्यूशन है, सुक्रोज का सॉल्यूशन है तो वाटर इस साइड एंटर करेगा. एंटर करने से वाटर का लेवल बढ़ा है. अब इसको आपको फिर से रिवर्स करना है तो ऊपर से आपको प्रेशर देना पड़ेगा और ये ही प्रेशर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर. और क्योंकि एक लिमिट के भी आगे अगर कर रहे हैं, अगर आपने उसको रिवर्स कर दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी लगाने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा. क्लियर. प्लाज्मोलाइसिस हो चुका, यहाँ दोबारा नहीं. कंडीशन बस याद रखना. टर्म फ्लैसिड पे खास करके ध्यान दोगे, जब भी फ्लैसिड टर्जिट से क्वेश्चन आएगा तो सोच के थोड़ा सा सॉल्व. ठीक है. अब देखते हैं डायरेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. तब जो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज लग रहे हैं, प्रेशर पोटेंशियल लग रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ वो सब क्लियर हो गया. अब उसको हमें अप्लाई करो. कैसे अप्लाई हो? एक तो हो गया सेल टू सेल डिफ्यूजन, मतलब वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ सिस्टम वाटर या फूड आप देख लो, लेकिन वो छोटे डिस्टेंस पे आप देख रहे हो सेल टू सेल वो कैसे. देख, अब एक क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करे, रूट सिर्फ एब्जॉर्ब कर रही है तो टिप तक कैसे जाए. ठीक. या सिर्फ टिप पे लीफ का है, जैसे क्राउन है लीफ का, आपके नारियल वगैरह के पाम ट्री वगैरह में जैसे होता है, तो वहां पे बन रहा है तो नीचे तक कैसे ट्रांसपोर्ट. तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या मैकेनिज्म. ये इस मैकेनिज्म में हमने देखा कि यहाँ पे आपका इन्वॉल्व हो रहा है. इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था क्या है आंसर. 13 पॉइंट समथिंग आएगा. क्या आंसर आया इसका? कैलकुलेट कियो तुम लोग, कियो? एलम, आकाश, आशना, इकरा, केतकी, मिताली, प्रतीक, श्रावणी, विदुला. 13 समथिंग. हाँ. हाँ. 13.8 या समथिंग है. Movement of a molecule across a typical plant cell about 50 micrometer takes approximately 2.5. अब एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करोगे तो भी होगा. 2.5 सेकेंड में 50 माइक्रोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितना करेगा? कितना करेगा? 50 डिवाइडेड बाई 2.5. ठीक है. अभी माइक्रोमीटर ही चल रहा है, यहाँ से कैलकुलेट करना है. मैंने यूनिट को चेंज करने के लिए कहा था. माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में. एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6, 10 की पावर 6 मीटर करोगे तो कितना हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा ना. हाँ. -6. ठीक है. तो 50 माइक्रोमीटर में
अब 10⁻⁻6 ही नहीं करने आया होगा, 0.000000325 ये हो गया 10⁻⁻6, इतने मीटर है। क्लियर। तब 2.5 कितना दिया था, 2.50 माइक्रोमीटर, मतलब 0.00000 एंड चार, और एक ये छेद तो ये भी है ना, एक जीरो और लगा दोगे तो 10⁻⁻7 हो जाए। है ना बेटा, एक जीरो तो रहेगा। एक जीरो, हाँ ऐसे हो, ठीक है। 0.00050, तो अब इसको कन्वर्ट करना है हमें। कन्वर्ट तो हो गया, इसका हमें कैलकुलेट करना है। 50 माइक्रोमीटर ट्रेवल करने में 2.5 सेकेंड ले रहा है। अच्छा कितना, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स इट वुड टेक फॉर द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल ओवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो 0.000, अब इसको कैलकुलेट करो यार। 5 मीटर ट्रेवल करने में इसने ले लिया 2.5 सेकेंड। हाँ 1 मीटर की बात कर रहा है। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.005, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो बल्क फ्लो की बात करें हम, बल्क फ्लो में कैसे प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या अमाउंट जा रहा है, वो सब चीजें, मतलब जब आपने एक ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज को आप फ्लो करा, दैट इज बल्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब हाइपोथेसिस की बात की तो जाइलम वाले केस में अलग हाइपोथेसिस आया था एंड फ्लोएम के केस में अलग हाइपोथेसिस आई थी कि आप किस तरीके से गैसेस ट्रेवल करा। ठीक, एनसीईआरटी की लाइन सब लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज, अब इसमें बोथ जाइलम एंड फ्लोएम इंक्लूडेड, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। एंड जब आपका ये ट्रांसलोकेशन सिर्फ अगर स्पेसिफिक पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम में दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसलोकेशन यूज किया जाता है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए एक्चुअली में ट्रांसलोकेशन वर्क यूज किया जाता है, अदरवाइज इट इज ट्रांसपोर्टेशन जो जाइलम से होता है। ठीक, यहाँ पे दोनों के लिए यूज किया हुआ है एनसीईआरटी। अब वेस्कुलर सिस्टम स्पेशलाइज है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के फंक्शन स्पेशलाइज्ड हैं, उसके ही अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो जब आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और जो फूड फॉर्म हो रहा है शुगर के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एक ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है गैसेस एक्सचेंज वाला, जिसके लिए आपके क्यूटिकल की लेयर, आपके लेंटिसेल्स, स्टोमेटा सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन जो मेजर चल रहे हैं वो यहाँ पे चल रहा है। फिर एक एक्सपेरिमेंट जिससे एसेंट ऑफ सैप का डायरेक्शन या कौन सी टिश्यू है जो एसेंट ऑफ सैप में इन्वॉल्व है वो कैलकुलेट किया जा रहा था, वो था ईओसिन डाई। ईओसिन डाई से डिप कराया गया एक स्टेम के टिप को कट करके, तो ऊपर की तरफ रूट प्रेशर से उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो पाथ होगा वो कलर दिखेगा हमें, एंड उसको जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके देखेंगे, कट करके देखेंगे, तो हमें वहां पे एक पूरा पाथवे दिखेगा। The upward movement of water from roots to aerial part of plant to xylem is called ascent of sap. Balsam plant पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, अपवर्ड मूवमेंट को बोला जा रहा है एसेंट ऑफ सैप, वाटर प्लस मिनरल। ठीक है, सॉल्यूट वहां पे मिनरल साइंस के फॉर्म में होगा, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सैप, और उसका मूवमेंट है जो अपर डायरेक्शन में, दैट इज एसेंट ऑफ सैप। क्लियर। अब दोनों तरीके के टिश्यू हैं, ये डेड टिश्यू है, हमेशा ध्यान में रखना है। जाइलम वेसल्स जो ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है उसमें डेड सेल्स, डेड टिश्यू इन्वॉल्व है, परमानेंट टिश्यू है लेकिन डेड है। और जो फ्लोएम आपका ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है उसमें लिविंग टिश्यू इन्वॉल्व हो रही है। क्लियर। ई न्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस सेल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन लिविंग है। ठीक, अब जो पहले हम कंसीडर करें वाटर के थ्रू, मतलब रूट के थ्रू वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन, उसके लिए हमें रूट की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा कि कैसा स्ट्रक्चर था एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या थी, सबसे पहले उसके टिप पे था रूट क्या है, और ये हर उस जगह होगा जहाँ पे आपकी रूट डिवाइड की होगी, प्राइमरी रूट में, सेकेंडरी रूट में, टर्सरी रूट बोल रही है, कुछ नहीं बोल, सेकेंडरी ग्रोथ इज डिफरेंट,
मतलब ये टैप रूट बताया था, ये हो गया प्राइमरी, इससे ब्रांच निकला, ये हो गया सेकेंडरी, फिर ब्रांच निकला तो टर्सरी, फिर और बोल दो तो ये भी टर्सरी क्वाटरनरी होता जाता है। तो हर जो टिप जो आपकी सॉइल में पेनिट्रेट कर रही है, हर उस जगह पे रूट कैप प्रेजेंट हो। ठीक, उसके बिसाइड सब टर्मिनल एंड पे मेरिस्टेम, देन एलोंगेशन, देन आपका मैच्योर रीजन। जब मैच्योर रीजन आएगा तो उसमें आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, और एक होता है मैच्योर सेल, मतलब जस्ट वो जगह जो जहाँ पे मैच्योरिटी चल रही है, मैच्योर में कन्वर्ट हो रही है सेल, रूट हेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो जो स्टेम से जुड़ा हुआ पोर्शन होगा वो हो जाता है मैच्योर सेल का रीजन। ठीक है, जहाँ पे आप कहें कि मैच्योर सेल रिच रीजन कौन सा है, तो दिस, ये मैच्योर रीजन है जो मैच्योर हो चुका है, लेकिन ये वो रीजन है जहाँ पे आपके मैच्योर सेल प्रेजेंट है, तो जो स्टेम से कनेक्ट हो। क्लियर? ये रूट हेयर हो गया। रूट हेयर यूनिसेलुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं जो एपिडर्मिस लेयर से ही जनरेट हुआ है पार्ट है। सरफेस एरिया को इंक्रीज किया है, उसकी वजह से वहां से एब्जॉर्प्शन हाई अमाउंट में हो सकता है उसी सर्टेन एरिया जहाँ पे प्रेजेंट थी, उसी में रूट हेयर्स ने रूट का एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा दिया। क्लियर? Some roots here are also present in mature region में present होगा because they provide greater surface area, cellular root पर ट्राइकोब्लास्ट, ट्राइकोम से रिलेटेड पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ट्राइकोब्लास्ट और रूट हेयर दोनों एक साथ आता है और सेल पूछता है, तो ट्राइकोम के साथ ट्राइकोब्लास्ट करके कनेक्ट हो जाता है। ट्राइकोब्लास्ट वर्ड यूज हुआ है एपिडर्मिस, गिवन बाय लेविट, बाद में इसी को ही एपिब्लास्ट कर दिया गया और एपिब्लास्ट इज एक्सेप्ट। नाउ वाटर की टेंडेंसी मैंने बताया कि वाटर कहाँ पे अवेलेबल है, कौन सा वाटर प्लांट ले रहा है। तो होलार्ड याद रखना है, कंप्लीट जितना सॉइल में वाटर अवेलेबल है, मतलब हमारे अर्थ में नीचे के लेवल में, वो सब क्या है, होलार्ड कंडीशन। ठीक है, इसमें एकार्ड एंड चेसार्ड, चेसार्ड है वो जो अवेलेबल है, एंड एकार्ड वो है जो नहीं अवेलेबल। क्लियर? अब अवेलेबल क्या है, नहीं अवेलेबल क्या है, अगेन डिवाइड किया जाता है वाटर को, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड मॉइस्चर। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने की वजह से है, ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत डेप्थ में चला जाएगा। क्लियर? फिर कैपिलरी वाटर जो सॉइल मॉलिक्यूल के बीच में वाटर प्रेजेंट है, एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो एकदम सॉइल से अटैच मतलब एडहेयर करके प्रेजेंट है, जो ट्रैवल नहीं करती। तो ग्रेविटेशनल अवेलेबल नहीं होता है, हाइग्रोस्कोपिक अवेलेबल नहीं है, मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है फॉर द एब्जॉर्प्शन, एरियल पार्ट से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओनली अवेलेबल वाटर इज कैपिलरी वाटर। क्लियर? तो होलार्ड में आपके कंप्लीट आ गए, एंड चेशार्ड में आपका सिर्फ आ गया कैपिलरी वाटर। क्लियर है? ठीक, नोट्स है सबके पास ना? फील्ड कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग परसेंटेज, इसको रिलेट करके आपको ध्यान में रखना है। फील्ड कैपेसिटी मतलब ऑल फॉर्म ऑफ वाटर रिक्वायर्ड यूनिट एरिया में आप जो देख रहे हैं, एक सॉइल के साथ जो भी वाटर प्रेजेंट है वो सब उसका फील्ड कैपेसिटी हो जाएगा, और ये एक कंट्रोल कंडीशन में होना चाहिए। क्लियर? स्टोरेज कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर प्रेजेंट इन यूनिट वेट ऑफ सॉइल, क्योंकि ये अवेलेबल होगा, मतलब ये वो है जो प्लांट के अकॉर्डिंग स्टोर किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर। उसके लिए जो आपने उस एरिया में स्टोर करके रखा है, वो सब क्या होंगे आपका उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर एरिया की स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक, फिर आपका आता है परमानेंट विल्टिंग परसेंट, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन परमानेंट विल्टिंग अटेन्ड बाय अ प्लांट। मतलब आपकी स्टोरेज कैपेसिटी तो खत्म हो चुकी होगी, उस वक्त वाटर नहीं होगा, और प्लांट के अंदर जो वाटर यूज हो रहा था इवेपोरेट हो गया होगा, मेटाबॉलिकली यूज हो चुका होगा। अब उस केस में उसके पास प्लांट के अंदर टर्जिडिटी पहले धीरे धीरे जाएगी, लेकिन परमानेंट विल्टिंग जब पूरा का पूरा प्लांट आपका मुरझा गया। क्लियर? वो हो जाता है परसेंटेज में कि किसी प्लांट को मुरझाने के लिए या डेड के एकदम नियर बाय आप रिवर्स नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे अलग अलग जगह पे अलग अलग परसेंटेज काउंट होता है कि कितने परसेंटेज में इस पर्टिकुलर प्लांट का क्या सिनेरियो रहेगा। ठीक है, अब वाटर के टाइप में हम देख रहे हैं फील्ड कैपेसिटी जो कैपिलरी प्रेजेंट है, सेचुरेशन मतलब पूरा एकदम आपका
फिल्ड, जितना वाटर वहां पे हो सकता है, हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी सब वहां पे जो प्रेजेंट है, पूरा भीगी हुई मिट्टी है। क्लियर? विल्टिंग पॉइंट, ये जो आपका एडहेयर कर रखा था वाटर, बस वो रह गया है, बाकी चीजें आपकी सब एवेपोरेट हो गई, मतलब स्टोरेज वाटर वहां पे नहीं है। क्लियर बच्चे? ठीक। अब यही परमानेंट विल्टिंग इस परसेंटेज जो होता है, ये अवेलेबल वाटर और इसके बीच में जो माइनस है उसको आप कैलकुलेट कर लेते हो, और ये पर्टिकुलर प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं, एंड अकॉर्डिंग ये कितना अवेलेबिलिटी है, ये उसके सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है कि वो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, या क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज वेरी करता है। ठीक है, देखो आप गैप देखोगे तो आपको अवेलेबिलिटी वाटर का दिख रहा है गैप। ठीक है, लोम से लेके सिल्क लोम, क्ले लोम तक आपको दिख रहा है वाटर जो है अब फिर डिक्रीज होने। तो सबसे जो आपका कहते हैं कि खेती के लिए जो अच्छी फर्टाइल वाली सॉइल होती है वो लोम स्लिट सॉइल में आती है। ठीक है, जिसमें एयर की कैपेसिटी भी हो एंड वाटर की कैपेसिटी भी हो, ना ही पूरी तरीके से इतना वाटर हो कि वो पूरी गीली मिट्टी हो जाए, और ना पूरी तरीके से इतना एयर हो कि वहां पे वाटर ना रहे। तो इस तरीके का जो बीच वाला रहता है ना आपका, ये वाला मोस्ट सुटेबल। Soil water, the water potential is slightly negative because it is a very dilute solution due to dissolved minerals ions. अब हमें पता है कि स्लाइटली निगेटिव होगा इसका वाटर पोटेंशियल, क्योंकि वहां पे प्योर वाटर नहीं प्रेजेंट है, थोड़ा सा अमाउंट वहां पे सॉल्यूट जरूर डिसॉल्व परसेंटेज वहां पे वेरी करेगा। ठीक है, और जो आपका रूट लेयर उससे इंटरेक्ट करेगा उसके अंदर है सेंट्रल वैल्यू, वहां पे हमेशा स्टोरेज बना रहे, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लेकिन आप इसी तरीके से समझिए कि अगर एक ऐसा जगह जहाँ से एकदम पानी निकल ही रहा है, वहाँ हमेशा आपको फिर ज्यादा दिखेगा कि वहाँ आ ही रहा है, अब इसके बाद कि आप उसके ब्रांचेस बना दो, नैरो होता जाए, तो जो आपको पहला सप्लाई ले रहा है वहाँ तो हमेशा कंसंट्रेशन बना ही होगा कि वो ऊपर का मेंटेन करे। ठीक है, जैसे गोदाम वगैरह में आप एक स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं और उसको आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो गोदाम तक तो सामान पहुंचता ही रहेगा फैक्ट्री। फिर बेटा वही चीज हो जाती है, अंदर आपका पोटेंशियल हायर रहता है एंड बाहर पोटेंशियल लो रहता है। पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, रूट हेयर्स, कॉर्टिकल पैसेज सेल, जाइलम एलिमेंट, मतलब एंडोडर्मिस की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप से नहीं पास कर पाएगा एंड पैसेज सेल से पास ऑन कर जाएगा। ठीक है, अब पाथवे आपको रिकॉल करना है, सिम्प्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे। जब सेल वॉल के ही थ्रू से पाथवे ले रहा है वाटर मिनरल्स और एंडोडर्मिस तक पहुंचने के बाद कन्वर्ट हो रहा है सिम्प्लास्ट में, तब तक वो पाथवे कैसा हो जाएगा? एपोप्लास्टिक। जब साइटोप्लास्ट से इंटरेक्ट करते हुए सेल टू सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा से, ओपनिंग से, सब चीजों से ट्रेवल कर रहा है, तो उस पाथवे को कह देते हैं सिम्प्लास्ट। ठीक, सिम्प्लास्ट का रेट हमेशा स्लो होगा, स्लो मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस इसको मिलेगा, और ये क्योंकि विदाउट बैरियर आप यहाँ से मूव करा दो तो वो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर जाएगा और फास्ट मूवमेंट करेगा, इसलिए सब जाके वहां पे एंडोडर्मिस के पास एक्यूमुलेट हो जाए। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा कि किसको अंदर जाना है, किसको नहीं आना है, वाटर कितना जाना है, क्या नहीं जाना है, वो सब उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पेरिसाइकिल से जाइलम। The first process of water absorption by root hair cells from the soil is imbibition by cell wall of root hair. ये पहला प्रोसेस क्या हो गया? imbibition. After this process, water enter inside the cell due to osmotic pressure. फिर क्या आ गया? Second, osmotic pressure. First, imbibition. अब सेल टू सेल के लिए आएगा डीपीडी। तो मूवमेंट वाटर की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन डीपीडी। यहाँ से रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तो ये अपना आराम से ही चलता रहे। तो रिक्वायरमेंट है जो वो डीपीडी की वजह से है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन होना है उसमें आपको प्रायोरिटी है इम्बिप्शन, और इम्बिप्शन को थोड़ा सा पूछेगा नहीं तुम लोगों के लेवल पे, तो हमेशा देखना क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रायोरिटी रखा होगा, एक्टिवली ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शन क्लियर। क्योंकि इम्बिप्शन जस्ट एडेरेंस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टार्टिंग वाला है, उसके बाद जो आपका फ्लो आ रहा है, फ्लो करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इम्बिप्शन भी करके क्या कर लेगा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं? तो इन दोनों पॉइंट से आपका जो जरूरी हो जाता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्टिव ऑस्मोटिक।
active transport of osmotically transport of water. Innermost layer of cortex is endodermis, Casparian strip, watertight jacket, check passes से. आप यहाँ रूट हेयर देख रहे हो, रूट हेयर से इस रूट हेयर से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है हेयर बेटा तो इस डायरेक्शन में करता हुआ एंडोडर्मिस तक आ रहा है, देन एंडोडर्मिस में पैसेज सेल से पेरिसाइकल, और जहाँ भी पैसेज सेल होगा उसके जस्ट नीचे सामने ही उसके जाइलम होगी, वहां से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. अब ये तो हुआ जहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट है. एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो वहां रूट हेयर प्रेजेंट है, इन रूट्स तो आपकी टेरिडोफाइटा से ही आ चुकी थी, ठीक है, जिसमें जिम्नोस्पर्म में रूट हेयर नहीं होता है. तो जिम्नोस्पर्म कुछ एसोसिएशन शो करता है, हमेशा जिम्नोस्पर्म के साथ में एसोसिएटेड या तो ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रोथ कर रही होगी या तो फंजाई, ठीक है. कोनिफेरस पाइनस पाइनस वगैरह जिसमें आते हैं उसमें फंजाई का एसोसिएशन होता है, उसको बोलते हैं माइकोराइजा. छोटा सा प्लांट है लेकिन इसका फंक्शन करने के लिए इतनी बड़ी हाइपी बननी पड़ रही है नीचे तब वो सरवाइव कर पाए, ठीक है. कि रूट हेयर की वजह से एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा था, वहां पे प्रोसेस चल रहा था, वो हमारा जनरल प्रोसेस हमने देख लिया. अब जनरल प्रोसेस की हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूट हेयर को ही हटा दिया, तो ऑब्वियसली अब उसको कैसे फंगल ग्रोथ करानी पड़ी है, और वो प्लांट की हाइट से ज्यादा वो ग्रोथ की हुई है क्योंकि उसको कवर करना है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर, और इसको फूड की सप्लाई प्लांट के से मिलता है, प्लांट से मिल जाएगा, ये नाइट्रोजनस सप्लाई मिनरल्स आयन वाटर की सप्लाई प्लांट को दे देगा, मतलब रूट हेयर का फंक्शन करना है. क्लियर. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है रूट है या नहीं है, तो है ही, टू है, ट्रू ट्री है, टेडोफाइटा के बाद ट्री बना है, ठीक है, और ट्री है, सबसे बड़े बड़े ट्री भी इसमें ही है जिम्नोस्पर्म में. तो रूट है, होल्डिंग कैपेसिटी के लिए है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए उनका एसोसिएशन फंगल एंड बैक्टीरियल एसोसिएशन. क्लियर. अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मे बी एक्टिव और पैसिव. वाटर की आप सिर्फ बात कर रहे हो, जब वाटर को आप करोगे तो वो हमेशा ऑलवेज कैसा आएगा, पैसिवली एंटर. लेकिन बोलिए जब आप उसको कोई काम कराना चाह रहे हो किसी से लेकिन कोई कर नहीं रहा है, तो आप कुछ उसको लालच दोगे कि चलो ये देंगे, कर दो, जैसे छोटे भाई बहन को करते हो उसी तरीके से आप सॉइल सॉल्ट को पहले अंदर दे रहे हो, आयंस को अंदर दे रहे हो, एंड उसके बाद आप उस साइड में वाटर पोटेंशियल लो कर हाई कर दिए, ठीक है, सॉलिड पोटेंशियल कम कर दिए तो वहां से ट्रैवल. क्लियर. एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन term proposed by Renner, proper defined by Kramer. अब हम ये इस एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा एक ग्रेडियंट होना चाहिए कि पानी के अंदर कमी हो रही है तभी पानी को अंदर लेगा, ठीक. वो ग्रेडियंट किस वजह से बन रहा है, मेनली ट्रांसपायरेशन से. ट्रांसपायरेशन क्या हो गया, जो इवेपोरेशन के फॉर्म में वाटर का लॉस है, वेपर के फॉर्म में इवेपोरेशन के प्रोसेस से जो वाटर का लॉस हो रहा है एरियल पार्ट में, दैट इज ट्रांसपायरेशन. क्लियर. तो ट्रांसपिरेशन और वाटर अपटेक में आपको एक रिलेशनशिप दिखेगा, जब ट्रांसपिरेशन हाई है तो वाटर अपटेक हाई होगा, कोशिश करेगा एटलीस्ट, ठीक है. जैसे जैसे वाटर अपटेक धीरे होता जाएगा ट्रांसपिरेशन रेट भी धीरे होगा, ये स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, ट्रांसपिरेशन भी होता है और वाटर का भी एकदम लेस अमाउंट में वहाँ पे वाटर प्रेशर प्रेशर बना हुआ है और ट्रांसपिरेशन भी स्लो डाउन, तो वाटर की भी कमी होती है शाम वाला. क्लियर. तो वाटर अपटेक आप इनिशियली देखो तो ज्यादा है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन से, जो कि आपका मिडनाइट वाला पोर्शन दिखा रहा है. फिर सुबह तक 6 AM अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम देखें तो वहां पे धीरे धीरे अब ट्रांसपिरेशन और वाटर अपटेक इक्वल लेवल पे आ गए. उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसपिरेशन रेट हाई होता जाएगा, वाटर अपटेक भी हाई होगा, लेकिन एक लिमिट तक ही, क्योंकि कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है, सॉइल वाटर प्रेजेंट था जो अवेलेबल है प्लांट के लिए, तो उसके बाद ये सारी प्रोसेस डिक्रीज होने लगती है और टेम्परेचर भी स्लो डाउन होने जाता है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी स्लो डाउन हो जाता है. क्लियर. और फिर आपका मैकेनिज्म आपने देखा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, फोटो एक्टिव स्टोमेटा जो है लाइट के प्रेजेंस में वो ओपन रहेंगे, लाइट के एब्सेंस में वो क्लोज हो जाएंगे. ठीक है. पैसिव एब्जॉर्प्शन को देखते हैं. पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब जब एक्टिवली रूट इन्वॉल्व नहीं है, उसको पासेस बना दिया गया, उसको एक रास्ता बना दिया गया कि वाटर तो इसी के थ्रू आएगा
लेकिन हम ऊपर से शक कर लें, जैसे आप स्ट्रॉ वगैरह यूज करके नारियल पानी वगैरह पीते हो, तो उसमें आप ऐसे सिर्फ स्ट्रॉ डाल के बैठ जाओ तो पानी ऊपर नहीं आएगा नारियल। जब आप शक करोगे तभी आएगा, मतलब वो पानी आना नहीं चाह रहा है, आपको पीना है इसलिए आपने फोर्स लगाया। क्लियर बेटा? वही चीज है, रूट काम करना नहीं चाह रहा है लेकिन ऊपर से हमने फुल प्रेशर लगा के काम करा लिया उससे कि ठीक है तुम मत प्रेशर लगाओ, हम तुमसे प्रेशर लगवा लेंगे, खुद से हम खींच लेंगे। So due to high rate of transpiration, the leaves lose water, their osmotic pressure increases and they draw water from the stem. अब लीव्स की बात करें तो वो नियर बाई सेल से होते हुए शूट सिस्टम के स्टेम तक आ जाएगा और यहाँ से फिर आपका ये एसेंट ऑफ सैप है जो फुल फोर्स है वो जनरेट हो जाएगा फ्रॉम द रूट्स। दस ट्रांसपिरेशन, और ये एंड कहाँ होगा? रूट सिस्टम पे एंड होगा। डेवलपिंग इन शूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और ये आपका मोस्टली रिस्पॉन्सिबल हुआ इस केस में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर चल रहा है, क्योंकि एवोपरेशन हाई चल रहा था, वाटर की डिमांड थी और उस वजह से पूरा आपका एसेंट ऑफ सैप का फॉर्मेशन। क्लियर? ठीक है, ठीक। ये इमेज ध्यान में रखना है आपको जब हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, तो देखो ये -10 है मेगापेक्स पास्कल एंड यहाँ पे आपका -3 है। ठीक। अब देखो -3 से -10 की तरफ मूव कर रहा है, -10 ज्यादा थोड़ी ना हो, ये हायर है वो लोअर है। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से आपको पूरा एक एक्शन दिख रहा है जिसमें इस पोर्शन, ये टिप तक जो पोर्शन बनेगा वो हो जाता है एसेंट ऑफ सैप, और यहाँ पे क्योंकि थेरी आएंगे अलग अलग, थेरीज को रिवाइज करना एंड चलो अच्छा मेरा रूट्स वर्किंग एज पैसिव ऑर्गन, रूट को रास्ता बना दिया गया और वो पैसिवली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, absorption, the roots absorbing water in response to a tension created by high rate of transpiration। और सारी थ्योरी के लास्ट में जो हम थ्योरी देख रहे हैं, ट्रांसपिरेशन पुल की थ्योरी जो आई थी, फिजिकल फोर्सेस की थ्योरी, उसमें हमने देखा कि कोहेजन, एडिशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली ही थ्योरी अप्लीकेबल हो पाई, क्योंकि वहां पे आपकी लिविंग सेल इन्वॉल्व नहीं हो रही है उस एसेंट ऑफ सैप में, तो आपके जो कॉलम है उसमें फिजिकल फोर्सेस अप्लाई हो। क्लियर? एक सरफेस से अडेयर कर रहा है, एडिशिव फोर्स, आपस में वाटर मॉलिक्यूल अडेयर है, सॉल्यूट अडेयर है, वो सब कैसे हैं? कोहेजन हो गया। एंड देन जाइलम वॉल से आपका एडिशन हो गया, और जहां पे लेवल रहेगा वहां पे सरफेस टेंशन होगा, जिस भी सरफेस को जो भी फेस कर रहा है वहां पे एक टेंशन क्रिएट रहेगा, और इन सबके मैग्नीट्यूड, इन सबके कलेक्टिवली रोल की वजह से एक पुल जनरेट हो जाएगा। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? जिसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन में खुद ब खुद इन्वॉल्व हो रहा है कोशिका, रूट प्रेशर पॉजिटिव, प्रेशर पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। प्रेशर नीचे से जो लग रहा है वो पॉजिटिव, ट्रांसपिरेशन को नेगेटिव। प्रेशर एक्टिव और पैसिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होता। एक्टिवली अप्लाई कर दिया गया, रूट रूट भी एब्जॉर्ब कर रहा है और भेज रहा है, तो वो हो गया रूट प्रेशर पॉजिटिव एंड एक्टिव। एंड जब आप पुल की वजह से भेज रहे हो तो नेगेटिव आप नहीं बोल सकते, प्रेशर लग, पॉजिटिव एंड पैसिव हो जाए, पैसिवली रूट से वाटर को लिया जा रहा है। Roots not only serves as the path, but the forces responsible for the absorption of water may develop inside the root themselves। ऐसा छोटे छोटे हाइट के हर्ब श्रब इसमें आपको देखेगा, और 50 फीट 60 फीट की हाइट तक आपको ये सारी चीजें दिखेगी। नाउ जो थ्योरी स्टार्ट हुई ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक, मतलब ऑस्मोसिस को आप देख रहे हैं एंड नॉन ऑस्मोटिक थिंग्स को देख रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोटिकली हो रहा है या नॉन ऑस्मोटिकली हो रहा है। तो दो एक कैटेगरी बनी, ऑस्मोटिक में क्या हो रहा है? soil water is actually a dilute solution called soil solution, it is hypotonic to the cell cell। सेल सेप मतलब जो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में क्या है? हाइपोटोनिक है। सेल सेप है, एसेंट ऑफ सेप नहीं है। तो जो रूट हेयर की सेल आई उसके वैक्यूल में हाइपरटोनिक होगा इसके कंपेयर में, और सॉइल सॉल्यूशन क्या हो गया? हाइपोटोनिक। The root hair cell therefore absorb water from the soil by endoosmosis। अब अंदर हाइपर है तो वाटर मूव कर गया, एंडोऑस्मोसिस हो गई, कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी नहीं हो। क्लियर? ये एक्टिव है लेकिन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ऑस्मोटिक एक्टिव, ऑस्मोटिक एक्टिव।
मतलब सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की वजह से ये एक्टिव प्रोसेस हो रहा है, सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से दिस इज द एक्टिवली जहां पे रूट इन्वॉल्व हो गया। क्लियर बेटा, रूट खुद इन्वॉल्व हो। एब्जॉर्ब वाटर मूव अकॉर्डिंग टू डीपीडी, एब्जॉर्ब हो गया तो उसके आगे डीपीडी से। अब नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या कह रहा है, इसमें रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को यूज कर रहा है, मतलब पहले ऐसे आयंस को ले रहा है जो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कराना है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ कम कर, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी का खर्च होगा। तो नॉन ऑस्मोटिक, द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाय एन एक्टिव, एक्टिव तो है क्योंकि रूट इन्वॉल्व है, लेकिन नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म जिसमें हम एनर्जी यूज करके पहले एटीपी पंपिंग ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं एंड देन वाटर उसके पीछे पीछे ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगा। इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्यों, क्योंकि आपको ये एनर्जी चाहिए, एनर्जी एटीपी कहाँ से बनेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस से जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्लियर बेटा, तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना हाई रेट रहेगा सेलुलर रेस्पिरेशन का, उतना फास्ट ही प्रोसेस चलेगी। अगर जो एटीपी वहां पे प्रेजेंट है वो आपने यूटिलाइज कर लिया और एटीपी बन नहीं रहा है या स्लो रेट से बन रहा है और डिमांड ज्यादा है, यूज ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो स्लो हो जाएगा। तो आपको रेट इसका इम्पैक्ट कर, इसका सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट इम्पैक्ट कर रहा है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब ये रेस्पिरेशन जब हो रही है प्रोसेस, तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। क्लियर, तो अब उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनिबिट कर दें, तो जैसे आपने एंजाइम इनिबिटर प्रेजेंट है, वो एंजाइम जो रेस्पिरेटरी सीक्वेंस को, रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शंस को फॉर्म करने में रोल प्ले कर रहे होंगे, उनपे इनिबिटरी इफेक्ट करेगा, तो रेस्पिरेशन इनिबिट हो जाएगा। रेस्पिरेशन इनिबिट हुआ तो वाटर का अपटेक डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि अगेन वही एक्टिव एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, लेकिन विदाउट यूजिंग एनर्जी आप वाटर को नहीं करा पा रहे हो, आयंस अंदर नहीं आए, इस वजह से वाटर नहीं आ। क्लियर है, ठीक है, तो आयनिक मूवमेंट अपने अकॉर्डिंग हो रहा है, वाटर मूवमेंट अपने अकॉर्डिंग हो रहा है, एक टाइम में एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, एक आयंस भी एक्टिव आ सकता है और पैसिव आ सकता है। ये यहाँ पे जितनी चीजें चल रही हैं ये लाखों के नंबर में होती है एक टाइम में, और ये लाखों के नंबर में वहां पे चैनल्स ओपन है और वो इसको अपटेक कर, और सब अपने अपने कंसेंट्रेशन और अपने अपने इंडिविजुअल मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट। अभी बस हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऑस्मोटिक में क्या होगा, जब आ जा रहा है एक्टिवली ऑस्मोटिक से अंदर हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए, एंड नॉन ऑस्मोटिक में हमें वो कंडीशन बना